माधवं दुंडीं दंडपाणिं भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर पुराण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि। परम आदरणीय प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी, अनुराधा जी, परम आदरणीय और भारतीय राजनीति के तेजस्वी नक्षत्र गोविंदाचार्य जी, आदरणीय मोदक जी, अन्य आदरणीय विद्वज्जन रेती जी, सभागार में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर अरुणा सिन्हा जी, जिन्होंने उस समय जब कम्युनिस्टों का बड़ा प्रभाव था उनके विभाग में बड़े साहसपूर्वक मुझे बुलाया और उसके लिए उनको बहुत कुछ सुनना पड़ा था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में सबसे पहले मुझे उन्होंने ही बुलाया था, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आदरणीय राकेश कुमार जी, आदरणीय रुपेश पांडे जी तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित गुरुजन और मित्रों, थोड़ा समय है और इसी में कुछ बातें करनी है। तो धर्मपाल जी की द ब्यूटीफुल ट्री वाली बात काफ़ी हो गई है, उसमें जो तथ्य हैं उनका ठीक से वाचन हुआ है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उससे आगे की कुछ बातें करें, इसलिए हम उनको नहीं दोहराएंगे। तो धर्मपाल जी का व्यक्तित्व तो बहुत विराट था। आप अगर ऐसे ही देखें कि उनकी जो पहली तो सबसे पहले भारत में उनकी पुस्तक छापी सीताराम गोयल जी ने, जिनकी छवि प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ की है और इतने हिंदुत्वनिष्ठ की है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति रूप में तो उनसे संपर्क रखता रहा, लेकिन उनकी विद्वत्ता को उसने दूर से ही नमस्कार किया। 5 जन ऑर्गेनाइजर में उनके लेख छपे, फिर घबरा के छाप दिए, घबरा कर बंद कर दिए, कई घटनाएं हैं। तो ऐसे, और वो भी बहुत कटु हो जाते थे संघ के प्रति। मुझे याद है कि सत्संग चालक जी की उपस्थिति में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कहा था कि मैं इस मंच से घोषणा करता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हिंदू समाज का अहित होगा, अहित होगा, अहित होगा। तो हम सब लोग घबरा गए, हमने कहा ये क्या कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं। वो तो सुदर्शन जी थे, तो उन्होंने कहा सीताराम जी अपने जो कहते हैं कहने दो। नहीं तो अरुण जेटली, बहुत सारे लोग थे, सब एकदम कसमसा उठे थे, लेकिन उन्होंने कहा। तो ऐसे सीताराम गोयल जी उनके पहले प्रकाशक थे, जो उनकी मूल पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी, वो उन्होंने छापी। उसके बाद क्लॉड अल्वरिस ने छापी, जो कि एक आधुनिक विचारों वाले विद्वान हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, आपने कल सुना होगा। वैसे भी आप देखें तो उनको चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत बहुत मानते थे। चौधरी कपूर सिंह जो सरखाप पंचायत के अध्यक्ष थे, अभी कुछ समय पहले देहांत हुआ, उनसे भी उनकी परम आत्मीयता थी। और IIT दिल्ली, IIT बेंगलोर, IIT चेन्नई, IIT कानपुर के मेधावी विद्यार्थी और प्राध्यापकों से भी उनकी बड़ी आत्मीयता थी। तो बड़ा विराट व्यक्तित्व था। अनुराधा जी ने ठीक ही बताया, एक तो वो किसी पर उनका व्यक्तित्व हावी नहीं होता था, इतना सुंदर व्यवहार था। लेकिन वैसे जो समझता था उसके लिए वो कोई कम तीक्ष्ण नहीं थे। अभी उन्होंने स्त्री लेखिकाओं वाला खुद ही बता दिया। मेरी भी कुछ मित्र हैं, बड़ी प्रसिद्ध लेखिकाएं हैं, उनके साथ भी उनका काफी बारीक कटाक्ष होता था। लेकिन एक बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं जो पद्मश्री भी हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, तो हमारे मित्र थे, मैं परिचय कराता रहता था, तो उन्होंने बड़े प्रेम से उनको अपनी पुस्तकों का सेट भेंट किया। और जैसा अनुराधा जी ने बताया, रात भर में वो पढ़ डाले, 11 पुस्तकें थी। और सवेरे वो बड़े उत्सुक थे कि धर्मपाल जी तो कुछ कहेंगे, और वो धर्मपाल जी के बड़े प्रशंसक थे, अभी भी हैं वो लेखक, भोपाल में है, बड़ा प्रसिद्ध नाम है। तो उन्होंने सवेरे क्या किया, लाके वो पुस्तकों का सेट रखा और एक खास पुस्तक को अलग से लिया और ऐसे ढंग से पढ़ लिया। बोले कुछ नहीं, बोले लीजिए ये है आपका गोबर गणेश। अब वो तो संवेदनशील लेखक थे ना, वो तो अकेले में कितने बार मुझसे बोले भाई धर्मपाल ने ऐसे क्यों कहा, धर्मपाल जी ने ऐसे क्यों कहा। मैंने कहा भाई वो तो जो उनको लगता है वो कहते हैं। तो बड़े तेजस्वी भी थे, ऐसा नहीं है, जितने विनम्र थे उतने ही तेजस्वी भी थे। तो ऐसे विराट व्यक्तित्व का सीधे तो कोई हर व्यक्ति पूरा उनका अनुसरण भी नहीं कर सकता, उनका जो वो चाहते थे वो भी एक आदमी नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि क्योंकि ये विश्वविद्यालय है, इसलिए यहाँ मैं मुख्यतः और भारत अध्ययन केंद्र है, तो ऐसी बातों पर चर्चा करूंगा जो हम लोगों को करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से विद्या का केंद्र जो कर सकता है वो ये कर सकता है कि
उनके एक एक जो पक्ष हैं उसमें से जो अपने को अपना स्वधर्म लगे, हमें लगे कि हमें प्रतिभा है और इस दिशा में हम काम कर सकते हैं, उसमें आगे काम करना चाहिए। लेकिन काम करने के लिए आधारभूत सूत्र तो समझ लेने पड़ेंगे, क्योंकि अभी स्थिति जो है उसको दो हम लोगों ने सुबह अलग अलग दृष्टि देखी। उदयन ने कहा कि बहुत ही निराशाजनक स्थिति है, जो अपनी जगह अंशतः सही है, और अशोक जी और राकेश जी ने बड़े उत्साह भी दिखाए, वो भी सही है। दोनों ही पक्ष हैं, गिलास आधा भरा है, गिलास आधा खाली है, लेकिन स्थिति गंभीर तो है, इतना सरल नहीं है। परिवर्तन होता है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो परिवर्तन काफी खोखला है, इसके भी बहुत प्रमाण है। नेशन स्टेट का जैसा उन्माद आ रहा है उसका कोई भारत के लिए शुभ परिणाम नहीं है। तो अगर आपको काम करना है दूरगामी दृष्टि से, तो फिर गहराई में जाना होगा, विशेषकर विद्या केंद्रों में। तो दो बातें मैं चाहूंगा। एक तो जो वो हमेशा कहते थे धर्मपाल जी, जो भारतीय दर्शन की ही बात है कि भाई घट रही घटना और देख रही दृष्टि, जीव के स्तर पर दोनों साथ साथ। अब ये बहुत बड़ी बात है और ये हम लोग भूल गए हैं, क्योंकि भारत में गांव का आदमी तो जानता है, लेकिन जो आधुनिक कुशिक्षा में पले हुए लोग हैं, जो अपने आप को बहुत ही शिक्षित मानते हैं, जो वस्तुतः कुशिक्षित हैं, वो इतनी मामूली बात भी भूल गए। अब इसी को कोई विद्वत्तापूर्ण ढंग से कह देगा कि साहब पतंजलि ने कहा है दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः। दृष्टा केवल दृश्य है, शुद्ध है, और जब वो देखता है तो प्रत्ययों के द्वारा, आइडियाज के द्वारा देखता है। उसी को उन्होंने कह दिया कि घट रही घटना और देख रही दृष्टि जीव के स्तर पर दोनों साथ साथ हैं। तो इसको स्मरण करना होगा। अभी हम लोग जो भी देख रहे हैं विश्वविद्यालयों में, कुशिक्षा के केंद्रों में, उसको देखने में हम किन चीजों के शिकार हो रहे हैं इसको देखना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं, उस दो चार की चर्चा करेंगे। तो एक तो ये देखना पड़ेगा कि जो हमको सिखाया जा रहा है वो क्या है। ये नहीं कि उसको डी स्कूलिंग या डिकॉलोनाइजेशन आदि कह देंगे, सब निरर्थक शब्द हैं। वस्तुतः ये शब्द भी उनके ही दिए हुए हैं। डिकॉलोनाइजेशन, औपनिवेशीकरण से मुक्ति, सब निरर्थक बात है भाई। पाप से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, कुशिक्षा से मुक्ति, सीधे देशी बात करो ना। क्या डिकॉलोनाइजेशन क्या होता है? उन्होंने क्या कॉलोनाइज कर दिया? 1858 से 1947 तक लगभग आधे भारत में हमारे ही लोगों के सहयोग से इधर उधर कुछ अत्याचार किया, कुछ मौज मस्ती की, कुछ लूटा। इसमें क्या कॉलोनाइजेशन है? भारत का कॉलोनाइजेशन क्या करेंगे अंग्रेज लफंगे? कुछ पाप फैलाया, कुछ अत्याचार किया, कुछ लूटा, उसको आप कह दीजिए कि पाप से मुक्ति, अनाचार से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, कुशिक्षा से मुक्ति। डिकॉलोनाइजेशन गलत शब्द है। तो चीजों की गहराई में जाना चाहिए। और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब में ये जो चला है कि जो भारतीयता के पक्ष वाले लोग हैं उन्होंने जैसे ठेका ले रखा है कि जो कुछ अंग्रेजी भाषी लोग कह रहे हैं उसको प्रतिक्रिया करेंगे। अरे भाई, आज भी कितने हैं जो आधुनिक मीडिया में यूरोपंथी लोग हैं, यूरो इंडियन सेक्ट के लोग, वो कितने लोग हैं कुल मिलाकर? वो क्या बकबक करते हैं? आप पहले तो उसमें उतनी शक्ति क्यों लगाते हो? घंटों उन चैनल्स को देखते क्यों हो? साधारण जनता को देखने दो। आप बिल्कुल मत देखिए, थोड़ी देर देखते हैं तो उस पर आप प्रतिक्रिया क्यों करते हैं? आप इतने कमजोर हैं, इतने दीनहीन हैं कि आप में ये सामर्थ्य नहीं है कि कम से कम वोटिंग राइट तो मिला ही है ना भारत में हर नागरिक को। तो ऐसा कुछ वातावरण बनाइए कि हम लोग जो कहें उस पर वो प्रतिक्रिया करें। सारा मीडिया मैं देख रहा हूँ जो हिंदुत्वनिष्ठ अपने को बनते हैं, वो रोज खंडन करते रहते हैं। फलाने ने ये कह दिया, ढिकाने ने ये कह दिया। अरे वो कौन है, उसकी क्या हैसियत है? तो पहले तो आपने अंग्रेजों का इतना बता दिया, उन्होंने नाश कर दिया, ये कर दिया किया, लेकिन कितना किया है? इतनी हाय हाय करना। मुझे सबसे पहले इस बात की ओर ध्यान मेरा आपातकाल में गया। मैं भी आपातकाल का शिकार था, और लेकिन गोविंद जी की तरह का था मैं, तो मैं अंडरग्राउंड तक कलेक्टर मेरे मित्र थे तो पहले ही बता दिया कि 12 बजे गिरफ्तार कर लेंगे, चाहो तो चले जाओ। तो पूरे समय तो खैर मुख्य बात यह है कि जो लोग छूट के आए, आज सबका स्वास्थ्य बन गया था लगभग 90-95%, जयप्रकाश जी को छोड़। और क्या हाहाकार मचाया, अरे भयंकर अत्याचार। मैंने कहा तुमने यूरोप का किसी देश का इतिहास नहीं पढ़ा? ऐसा भयंकर अत्याचार यूरोप के एक एक देश में हुआ है जिन लोगों ने स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध काम किया है। अभी सोवियत संघ में कैसा नृशंस, क्रूर, भयंकर, पैशाचिक अत्याचार किया है कम्युनिस्टों ने। तुम इसी को अत्याचार बता रहे हो?
तो भारत में अंग्रेजों ने क्या किया है भाई, उस समय कर दिया जो कर दिया, तो अनंत प्रवाह है, चल रहा है। न तो उनकी हैसियत थी, आखिर बंगाल के एक जिले के 3 गांवों की या 3 कस्बों की समझ लीजिए, या 3 परगना मान लीजिए, 3 परगना की मालगुजारी ही तो वसूली, उसका जो हिस्सा नवाब को देना था वो नहीं दिया और शेष ले गए। तो कहा कि जो टोटल स्टॉक कैपिटल है इंग्लैंड का वो डबल हो गया। कितने दरिद्र रहे होंगे कि भारत के 3 परगना की मालगुजारी से धन आ गया और फिर वो सिद्धांत भी गढ़ने लगे। तो बड़ा प्रसिद्ध सिद्धांत है वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना। तो एडम स्मिथ का वो वस्तुतः है बंगाल से सारा धन जाने के बाद जब धन आया है तब उन्होंने वो पुस्तक लिखी है, जिसका सार ये है कि एक अदृश्य हाथ, यानी जो गॉड का हाथ है वो काम करता है। इसलिए है तो बड़ा, ये उनकी एक खास परिष्कार है कि पहले तो वर्णन करेंगे, हमने बड़ा यथावत वर्णन कर देंगे, बड़ा अत्याचार किया, बड़ा लूटपाट की, परंतु ये इनविजिबल हैंड है गॉड का, इसलिए जरूरी है। मार्क्स ने उसी को क्या कह दिया, ये हिस्टोरिकल डेस्टिनी है, यानी सारे अत्याचार का वर्णन करना ताकि आपको लगे कि अरे कुछ तो इनमें सत्यनिष्ठा है और बाद में उसको उचित ठहरा देना। तो इसके द्वारा ले गए, इतना धन ले गए जो ले गए, आपके पास अभी भी बहुत धन। और सच्चाई ये है, जो खोज करने की बात है, अगर किसी को भारत के धन की लूट में ही इतनी रुचि है तो इसके बहुत प्रामाणिक आंकड़े हैं, थोड़े अध्ययन हमने भी किए, हम आपको सहायता दे देंगे अगर कोई अर्थशास्त्र का विद्यार्थी काम करे। प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने बहुत अध्ययन किया है कि 1947 से 2018 तक भारत से जो धन व्यापार विनिमय की गलत शर्तों के कारण और तरह तरह की वित्तीय नीतियों में बदमाशी के कारण भारत के सरकारी खजाने से विदेशों को गया है, वह अंग्रेजों के द्वारा लूटे गए माल से कम 25 गुना ज्यादा है। किसने लूटा भारत को? अंग्रेजों ने लूटा, तो कांग्रेस ने उससे ज्यादा लूटा, हो सकता है मोदी जी उससे भी ज्यादा लूटे। तो आप किस दुनिया में रह रहे हैं? तथ्य को देखिए, तथ्यों पर खोज कीजिए। इसी प्रकार हम लोग अक्सर बात भी करते थे धर्मपाल जी से, भाई इतनी बड़ी पुस्तक तो उन्होंने लिख दी और वस्तुतः तो अपनी ओर से भूमिका ही लिखी समझाने के लिए, सारे तो उनके आंकड़े दे दिए। आंकड़े क्या बता रहे हैं? भारत के हर गांव में शिक्षा है, हर जाति के विद्यार्थी हैं, हर जाति के शिक्षक हैं, और यहाँ हर नेता क्या कह रहा है? हजारों साल से भयंकर विषमता और अत्याचार, पूरा SC ST एक्ट भी बन गया। अब SC ST एक्ट में पूर्वांचल में क्या हो रहा है, तो मुझे तो किससे अभी पता चले कि साहब जो माफिया है, भू माफिया, वो एक SC भाई को रख लेता है सामने, और वो किसी के भी खेत में कब्जा करेगा जमीन में, और जब जमीन में कब्जा करेगा तो वो विरोध करेगा तो इसको सामने कर देगा, और उससे कहा सुनी होगी तो जान तुम गिरफ्तार हो। ये तो आपने तो उत्पीड़न का नया कानून बना दिया, ये कहकर कि हम अत्याचार मिटा रहे हैं। तो ये तो सब भ्रमित लोग जो हैं। अगर आपको अपने ही महापुरुषों के द्वारा खोजे गए तथ्य याद नहीं हैं, और 18वीं शताब्दी तो वस्तुतः मिसनोमर है, भ्रामक है, वो धर्मपाल जी बड़े विनम्र थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के तथ्य है ना, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत के समाज का जो सत्य था उसको जो नेता नहीं जानता, और किसी भी दल का नेता नहीं जानता, वो भारत के राजनेता बने हुए हैं, तो उसके द्वारा वो जो कानून बनाएंगे वो तो इस समाज को तोड़ फोड़ देगा, वो तो अत्याचार और उत्पीड़न होगा, ये कहेंगे कि हम अत्याचार को खत्म कर रहे हैं। SC ST एक तो उसका ताजा उदाहरण है। तो इस तरह से राजपुरुषों को ज्ञान नहीं है। एक दूसरे आपने, अच्छा देखिए, ये इतना बड़ा झूठ चल रहा है शोध का, जो शोध के विद्यार्थी हैं और विद्वान हैं उनको ध्यान दीजिए, अंग्रेजों की नकल चल रही है, ये कहना तो झूठ है। जवाहरलाल नेहरू ने ही ब्रिटिश सिस्टम में सोवियत सिस्टम मिला दिया। ब्रिटिश सिस्टम भी अगर भारत में चलता रहता तो भारत अब से बहुत अच्छा होता। हमारे लोगों को पता ही नहीं है, रोज गाली देते हैं, जनसंघ ने भी वही गाली दी, भाजपा भी दे रही, अंग्रेजों की नकल। अरे भाई, सोवियत संघ की नकल की है। शिक्षा, संचार माध्यम सहित राज्य समाज की समस्त व्यवस्थाओं पर नियंत्रण रखेगा, ये सोवियत मॉडल है, ब्रिटिश मॉडल नहीं है।
वेस्टर्न यूरोप में कहीं भी शिक्षा स्टेट से कंट्रोल नहीं है, चर्च से कंट्रोल है और पब्लिक से कंट्रोल है। वेस्टर्न यूरोप में ऐसा कोई नेशन स्टेट नहीं है जो वहां की मेजॉरिटी को स्टेट रिलीजन नहीं मानता। तो अगर हम इंग्लैंड की नकल करते तो अपने आप भारत का राजधर्म हिंदू धर्म घोषित होता है। ये इंग्लैंड की नकल होती है। हम ये नहीं कहते कि होना चाहिए, पर इंग्लैंड की नकल तब कहलाती कि बहुसंख्यकों के धर्म को राजधर्म घोषित करो। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी राजधर्म है, फ्रांस में कहीं कहीं लुथेरियन चर्च है, कहीं प्रोटेस्टेंट है, कहीं कैथोलिक है। तो आप यूरोप की नकल भी नहीं कर रहे हैं और इतने भोले नहीं मानना चाहिए नेताओं को। एक तो गाली भी ऐसी दी नेताओं ने, जनसंघ और बाकी लोगों ने जवाहरलाल जी को शांति के नाम पर देश का नाश करने। अरे आपको कुछ पता ही नहीं। सोवियत संघ में बाकायदे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल थर्ड में बैठक हुई जिसमें यह कहा गया कि सोवियत संघ शक्तिशाली रहे, इसके लिए आवश्यक है कि जो नॉन अलाइंड एक स्ट्रेटजी बनी कि तुम लोग सीधे अपने आप को सोवियत ब्लॉक में मत बताओ, वहां से भी कुछ लेते रहना और हमारे दलाल बने रहो और ना अपने को तटस्थ देश कहो और सेना तुम मत रखो। तो सेना तुम्हारी रक्षा करेगा सोवियत संघ। और इसलिए तुम इन सब देशों में शांति आंदोलन चलाया गया, तो शांति सेना बनाई गई और पीस मूवमेंट चलाया गया। तो पीस मूवमेंट कम्युनिस्ट स्ट्रेटजी का एक पार्ट था। और आप जो है नेहरू जी को गाली दे रहे हैं कि वो शांतिवादी है, आप मूर्ख आदमी। नेहरू जी गांधी जी को खुलेआम लिख रहे हैं 1934 में ही कि शीघ्र ही विश्व महायुद्ध की ज्वाला फिर से भड़कने वाली है। 1919 हो चुका है, मतलब पहला महायुद्ध, और उसमें प्रगतिशील शक्तियां साम्राज्यवादी शक्तियों को नष्ट कर देंगी। उस समय मैं प्रगतिशील शक्तियों का साथ दूंगा, मतलब युद्ध की ज्वाला में मैं सहभागी बनूंगा। और ऐसे व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि वो शांतिवादी है, तो आप तो अपने राजनीतिक विरोधी को ठीक से गाली देना नहीं जानते। आप क्या भारतीयता लाएंगे? सत्य की साधना, ज्ञान की साधना पहले है। ये किसी भी चीज का उन्माद, भारतीयता का या राष्ट्रवाद का, अज्ञान से पोषित होकर वो अनर्थ करेगा। तो एक तो ये करिए, शोध होना चाहिए, सत्य की शोध। यूरोप को जाने, भारत को भी जाने। मैंने कल थोड़ा सा ही सुना था पवन जी को, तो वो ठीक कह रहे थे, यूरोप को हमें ठीक से जानना चाहिए, लेकिन भारत को भी ठीक से जानना, तो सबको जानना चाहिए जिससे डील करना। एक दूसरी एक बात और कहूंगा, हम राजा जी ने जहाँ शुरू की कि वो हर एक से तो ये बात नहीं कहते थे ना कि हम क्या करें, हम क्या करें। धर्मपाल जी निमित्त हैं, धर्मपाल जी नहीं भी हो तो भी मैं यही बात कहता कि भाई हम ये करें, हम वो करें, ये सबसे थोड़ी कहा जाता है। जिसको लगता है कि इसमें देशभक्ति तो है ही, साथ में कुछ दम है, कुछ करना चाहता है, तो ये जो एक चला है ना कि सबके साथ एक सा संबोधन, तो सब लोग ये नहीं करेंगे। जिसमें सामर्थ्य हो, और सामर्थ्य की कुछ पहचान होगी कि उसमें क्या अपने आप को बौद्धिक साधना की सामर्थ्य है, क्या वो कम से कम चित्त के उस स्तर तक जाता है जहाँ चित्त शून्य हो जाए और देख सके कि कौन से प्रोजेक्शन हैं, कौन से कॉन्स्ट्रक्ट हैं जिनको हम झेल रहे हैं। तो यही है ना डिकॉलोनाइजेशन, निरर्थक शब्द बोलते रहेंगे भाई, ये तो कहीं के प्रोजेक्शन है। तो आपको चित्त का वो स्तर साधना आना चाहिए जहाँ आप देख सके कि ये कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं जो हम पर ऐसे लादे जा रहे हैं, और सत्य ये है। एक दूसरे, फिर आप में अलग अलग तरह की धर्म में वासना होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए कि मैं इस देश में अमुक क्षेत्र में योगदान दूंगा। मैं इतिहास के क्षेत्र में, मैं अर्थनीति के क्षेत्र में, मैं दर्शन के क्षेत्र में, मैं राजनीति के क्षेत्र में योगदान दूंगा। उसको बड़ा तप करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा और कुछ विशेष योगदान देना पड़ेगा। और ये मानना, एक तो दूसरी चीज चल गई है, अभी बहुत सी चीजें वही चल रही हैं जो कि उन लोगों ने चलाई हैं जो चाहते हैं कि हम जड़ता में पड़े रहें। आप जानते ही ना, जैसे जब इंडिजिनाइजेशन का कब कैसे चला है वो आपको मालूम ही होगा। लिमिट्स टू ग्रोथ की जो रिपोर्ट आई जिसमें ये लगा कि संसार का सारा लोहा और कोयला और तेल सब तो हम ही खा गए हैं, यूरोप के लोग और अमेरिका, तो अब दुनिया के बाकी लोग हमारी नकल में पूरा न खाएं। वो रिपोर्ट आ गई तो उन्होंने कहा इनको स्वदेशी सिखाओ। तो सारी स्वदेशी के नाम पर वो चाहते हैं कि तुम छोटे रहो, स्मॉल इज ब्यूटीफुल भी उसी में से आया है ना, छोटे बने रहो, तुम छोटे बने रहो। तो अब इन चीजों को जानना होगा कि कोई हमें क्या कह रहा है और वस्तुतः हमें क्या चाहिए।
तो इसके लिए वो उदयन ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। मैं सबसे पहले तो हमने शुरू की थी कि भाई विद्या केंद्र, अगर उच्च विद्या के केंद्र भारत में नहीं होंगे तो आप कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, असंभव है। और एक भी उच्च विद्या केंद्र हिंदुओं ने या भारतीयों ने या राष्ट्रभक्तों ने 1947 से आज तक नहीं बनाया है। इतना ही नहीं, जो एक महान उच्च विद्या केंद्र जहां हम खड़े हैं वो जो बना था, हमको उसके इतिहास का भी ज्ञान नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तो प्रस्तावना महामना ने बहुत स्पष्ट रूप से रखी थी ना कि धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ की साधना में प्रत्येक स्नातक समर्थ हो, विद्यार्थी युवक युवतियां सब इसके लिए है। मोक्ष तो व्यक्तिगत गुरुमुख से सुन के साधना करके ही होगा। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ की साधना से हम संपन्न हो। लेकिन बटलर ने और नेहरू ने, बटलर उस समय शिक्षा सचिव था और जवाहरलाल नेहरू उनके साथी थे, तो उन्होंने काफी हस्तक्षेप करके धीरे धीरे शब्दों में हेर फेर कराया। और फिर स्वाधीनता के बाद तो आपके यहाँ जैसे ही महामना का परिवार गया, उसके बाद कम्युनिस्ट कुलपतियों की भरमार हो गई, तो ये तो उसका तो नाश ही कर दिया ना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो प्रयोजन था वो एक वेद विभाग अलग से जो है उसमें शुद्धता है, और बाकी न तो यहाँ ह्यूमैनिटीज में, न राजनीति शास्त्र में भारतीय राजनीति शास्त्र मुख्यता से पढ़ाया जाता, न इतिहास में भारतीय इतिहास ग्रंथ पढ़ाए जाते, न अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थशास्त्र के वार्ता ग्रंथ पढ़ाए जाते। तो कहाँ ये हिंदू विश्वविद्यालय है? ये तो आपने यूजीसी ने जो और तमाम यूनिवर्सिटीज चला रखी हैं, वैसे ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय चलना है। तो भारत में एक भी उच्च विद्या केंद्र नहीं है जो भारतीय दृष्टि से चीजों को जाने। तो एक तो अगर कोई सचमुच चाहता है तो पहले उसको एक उच्च विद्या केंद्र बनाना होगा, उसमें प्रतिभाशाली लोगों को जोड़ना होगा, और अलग अलग। अब इतनी छोटी सी बात ये मानना कि जैसे जो मैं कह रहा था कि उनकी बताई हुई बात कैसे स्वीकार कर लेते, हमने मान लिया है कि गांव में अभी भी स्मृति है और वो सदा बनी रहेगी। मतलब ये तो चीजें कैसे बदलती हैं। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये सब था, और आज तमाम तरह के आंदोलन, राजनीतिक समूह, दलितवाद और क्या क्या खड़ा हो गए हैं। इसकी बात की चर्चा अनुराधा जी ने करी थी, वो तो सब भूल गए ना इसमें। और वैसे भी शास्त्र के अनुसार भी, भारत में जो मान्यता है उसके अनुसार भी तो भाव सागर है ना। भाव सागर का अर्थ क्या है? ओशियन ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग, निरंतर बन रहा है। भाव भगवती हर क्षण बन रहा है। ये संसार प्रत्येक क्षण बन रहा है, हम स्वयं उसको अनिष्ट बना रहे हैं। ये भूत सागर नहीं है कि किसी समय गॉड ने बना दिया एक संसार और फिर वैसे ही चल रहा है। तो ये भवसागर है जो निरंतर परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण बदल रहा है। और इसलिए ये मानना कि गांव के देहात नहीं बदलेंगे, ये सत्य नहीं है। ऊपर से नीचे सब चलता है, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन कुछ दिनों में वो भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि हमारे तथाकथित उच्च शिक्षित हैं। जब तक आप उसके लिए कोई नया पुरुषार्थ और प्रयास नहीं करेंगे तो हम इसमें मगन रहे कि नहीं नहीं वो तो भारत है और ये तो इंडिया है। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। न कोई इंडिया है न कोई भारत। जवाहरलाल नेहरू से अधिक देहाती कौन होगा? आप इलाहाबाद के गांव-गांव में घूमता था, अब तो कुछ पढ़े बिना आप सोचेंगे वो वहीं अवधि बोलता था, और उसके घर में रामचरितमानस का रोज पाठ होता था, तुलसी के बिरुवे में रोज पूजा होती थी। वो तो आज भी हमारे यूपी में मतलब अपने यूपी में इलाहाबाद और बनारस दोनों जगह ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, चंद ये दिखाएंगे कि जैसे वो बिल्कुल अगर थोड़ा पढ़ लिख लिए जेएनयू हो आए, बिहार में भी है कि उनको कुछ नहीं पता भारतीय तबादली, एकदम खालिश मॉडर्न है, लेकिन उनको सब पता रहता है। जहाँ करा जाएगी वहाँ पक्का भोजपुरी और अवधि बोलने लगेंगे। तो भारत में कोई इंडिया नहीं है, सब झूठी बातें हैं। पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, उचित और अनुचित, सही और गलत, ये शब्दों का प्रयोग कीजिए, है ना। पाप की राजनीति बंद हो। पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैक पैशंस, जितनी इस समय की राजनीति हो रही है वो पापमय आवेगों की राजनीति है। वो लोगों के भीतर लोभ, ये SC/ST एक्ट उसका ताजा उदाहरण है। पापमय आवेग, आप उनके भीतर लिप्सा जगा रहे हैं कि तुम झूठे आरोप लगा दो अन्य जाति वाले पर और उनसे पैसा वसूल लो। मुझे कल परसों इतनी दर्दनाक किससे मिले कि साहब, फिर पता चला कि जो जज साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो भी SC हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई FIR तो होगी और जेल तो जाना पड़ेगा, जिसके ऊपर आरोप लगाया वो विकलांग है, लेकिन कह दिया कि उसने अत्याचार किया है। फिर उन्होंने कहा सौदा पता 25,000 रुपए जज साहब को दे दिए तो छूट मिल गई। तो ये तो ब्लैकमेलिंग का, घूसखोरी का आप नए नए कानून बना रहे हैं, क्योंकि आप समाज को नहीं जानते, क्योंकि आप इस देश को नहीं जानते, और ऊपर से घमंड दिखा रहे हैं कि हम बड़ा नीति और न्याय पर चल रहे हैं। तो सत्य की उपासना
शांत चित्त से हो, विदेशी प्रत्ययों का प्रयोग बंद हो, भवसागर को भवसागर मानिए निरंतर बन रहा है और उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा और इससे आपका ही जीवन धन्य होगा। ये कोई आप समाज पर उपकार नहीं करेंगे। भारत माता जिसे हम कहते हैं वो जगदम्बा का अंश है, चिदंश है। अब भारत माता कभी देखिए कैसे अर्थ बदलते हैं।